Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं पवन शर्मा। छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल को मतदान हुआ और मतदान का प्रतिशत अच्छा खासा रहा, मध्य प्रदेश में दूसरे जिलों से कुछ ज्यादा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं युवा पत्रकार। मैं आपको उनका परिचय करवा देता हूं। ये अजय द्विवेदी जी हैं, आशीष मिश्रा जी हैं और आफाक हुसैन जी हैं। ये लगातार फील्ड पर रहे हैं चुनाव के दौरान और बहुत बारीकी से कवरेज किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या माहौल था और ये अब किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और क्या फैक्टर रहे हैं। आइए हम जानते हैं। आफाक भाई, आपने बहुत नजदीकों से ये खबर की है, कवरेज किया है। क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारता दिखाई दे रहा है इस समय? उनमें देखिए एकदम स्पष्ट ये कह पाना कि कौन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, ये थोड़ा मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि अब 4 तारीख दूर नहीं है, परिणाम आने वाले हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प नज़र आया, क्योंकि एक तरफ जहाँ पूरी बीजेपी ने अपनी ताकत झोंकी थी, राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके प्रदेश का नेतृत्व जो था वो यहाँ पर मौजूद था। कैलाश विजयवर्गीय कैंप कर रहे थे छिंदवाड़ा में। मुख्यमंत्री 9 बार जो है वो छिंदवाड़ा आए, जिसमें वो 2 बार यहाँ रुके। गृह मंत्री अमित शाह आए, जेपी नड्डा आए। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि भाई कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता था छिंदवाड़ा, उसको भेदने का पूरा प्रयास बीजेपी ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमलनाथ फैक्टर है, क्या उसको सच में बीजेपी भेद पाई या नहीं भेद पाई, ये 4 तारीख को समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बीजेपी जो सेंट्रलाइज करना चाह रही थी पूरे चुनाव को, कि वो मोदी फैक्टर पे सेंट्रलाइज कर दे, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नाकामयाब नजर आती है। और वहीं कांग्रेस में जो कमलनाथ फैक्टर को या कमलनाथ के फेस को कांग्रेस सेंट्रलाइज करना चाहती थी, उसमें थोड़ा ऐसा नजर आता है कि भाई वो बाजी मार गए कि हर जगह कमलनाथ कमलनाथ, इमोशनल कार्ड चला। फिर हमने चुनाव में एक चीज और देखी कि जो पलायन हुआ, जो कांग्रेस के नेता पलायन कर गए, ये फैक्टर कहीं तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए, लेकिन कई जगह ये एडवर्स इफेक्ट भी करेगा। तो अब इन तमाम चीजों को देखते हुए 4 तारीख को क्या नतीजे आते हैं ये देखना होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि मोदी फैक्टर पे पूरी बीजेपी चुनाव लड़ रही थी और तमाम चीजें थी, वो 10 साल के अपनी योजनाओं को गिना रहे थे, लगातार एग्रेसिव चुनाव वो लड़ रहे थे। तो फंसा हुआ चुनाव है, 50-50 का चुनाव है। 2 चीजें होंगी, या तो बहुत क्लोज हार जीत होगी या फिर मार्जिन का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। सीट फंसी हुई बताया जा रहा है। हमारे साथ ही एक आशीष मिश्रा जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लग रहा है सर, चुनाव में इस बार कौन जीतेगा? जैसा कि अभी आफाक भाई ने बताया कि ये चुनाव बहुत ही नज़दीकी चुनाव रहेगा। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि काफ़ी हाइप की गई थी बीजेपी की तरफ से और उसके प्रचार भी बहुत आक्रामक रहा, लेकिन आखिर में कमलनाथ जी ने अपने जो क्या कहना चाहिए 44 सालों का संबंध और अपने जो 44 सालों की जो राजनीतिक विरासत है उसका उन्होंने प्रभाव दिखाया और वो प्रभाव भावुक अपील भी की थी। इस बार भी चुनाव माइंड गेम से खेला गया। वही मैं कहना चाह रहा था कि बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रचार फोकस रखा है केंद्र को लेकर और सारी वो चीज़ों को। वहीं आप देखेंगे कांग्रेस प्रचार में वो कांग्रेस कम, कमलनाथ परिवार ज़्यादा आगे रहा। कई जगह मंचों में तो मतलब बड़े बड़े नेताओं को, ना तो कोई बाहर का नेता आए ना कोई मंच पे ऐसा कोई बड़ी कांग्रेस कांग्रेस नहीं था कहीं। तो वो एक था। और इसमें चुनाव में जो पलायन वाली बात है उसमें भी यही हुआ कि उनने उसको कहा कि भाई लोग हमें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बुरे समय में। तो ये माइंड गेम चला है पूरे चुनाव में और अब देखते हैं परिणाम क्या आता है। क्या लग रहा है, आप अगर हमारे दर्शकों को बता सके, क्योंकि जानने के बहुत इच्छुक होते हैं लोग कि क्या होने वाला है। शायद आप बहुत नजदीकी से काम किया है आपने, क्या लग रहा है कौन जीत पाएगा? नहीं, अब ऐसा है कि लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। अब उसको अगर आप विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से करें तो कुछ विधानसभा क्षेत्र हैं, जैसे 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे, जो अपनी जानकारी अब नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कि 3 विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पे एक पार्टी हारी है, एक 3 विधानसभा में एक पार्टी हारी है। अब आखिरी वही जो 7वीं विधानसभा होगी उसमें जो बढ़त या घटत होगी उसके से हार जीत का फैसला होगा। अजय द्विवेदी जी हैं, साथी हैं हमारे और हर समय साथ में ही काम करते हैं और पब्लिक के बीच में भी जाते हैं। लगातार वो चुनाव के समय गए हुए थे, लोगों से मिले हैं। सर, पूरा गणित समझाइए, छिंदवाड़ा जिले का कौन सी विधानसभा में कौन भारी होते हुए दिखाई दे रहा है?
सबसे जोरदार बात शर्मा जी ये है कि छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव एक अलग तरह का चुनाव, क्योंकि देखो 29 सीटें थी। पूरी की पूरी प्रथम चरण में जब कंसंट्रेट करने की बारी आई तो दोनों दलों का कंसंट्रेशन छिंदवाड़ा में था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको राज्य से लेके सेंट्रल लेवल से कंसंट्रेट किया। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में रहकर अपने पारिवारिक संबंधों को बताकर यहाँ पर चुनाव प्रचार किया। यहाँ कोई बाहर का नेता नहीं आया कांग्रेस का, यहाँ पर कोई स्टार कैंपेनर कांग्रेस का नहीं आया। यहाँ पर स्टार कैंपेनर कौन था? कमलनाथ। यहाँ स्टार कैंपेनर कौन था? प्रियानाथ। यहाँ कैंडिडेट कौन था? नकुलनाथ। ये कांग्रेस की एक बड़ी डिप्लोमेसी इस इलेक्शन में दिखी कि परिवार और छिंदवाड़ा, वो क्या बोल रहे थे? छिंदवाड़ा परिवार। ये इलेक्शन की थीम कांग्रेस की थी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही थी सेंट्रल की योजनाओं की, स्टेट की योजना की बात कर रही थी, और सेंट्रल की लीडरशिप, स्टेट की लीडरशिप बात कर रहे थे मोदी की। यानी चुनाव को कहीं ना कहीं बीजेपी मोदी के नाम पे लड़ना चाह रही थी और कांग्रेस जो है वो कमलनाथ जी के नाम पे लड़ना चाह रही थी। और इसी इलेक्शन में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक मत प्रतिशत छिंदवाड़ा लोकसभा का है पूरे मध्य प्रदेश में, और लगभग 13 लाख वोट छिंदवाड़ा लोकसभा में डले। इसलिए यहाँ का चुनाव बेहद रोचक और बेहद कांटेदार हो गया है कि ट्राइबल ने भी वोट डाला है, अर्बन में भी वोट डाला और रूरल में भी वोट डाला। तो इलेक्शन को प्रेडिक्ट करना और बता देना कि भाजपा जीत रही या कांग्रेस जीत रही, बहुत कठिन, बहुत कठिन। एक तरफ लेगेसी और एक तरफ योजना है। इलेक्शन बड़े कांटे का है और बड़े काउंटर का है शर्मा जी। सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी विधानसभा है ऐसी जो बीजेपी भारी होते हुए दिखाई दे रही है या कांग्रेस, ऐसा कुछ है आपने? एक्चुअल क्या होता है, जो लोकसभा चुनाव होते हैं अक्सर देखने में आया है कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। हमारे को जो अनुभव है 2009 का, 2014 का, 2019 का, तो आदिवासी वोट बैंक जरूर कांग्रेस की तरफ गया हुआ है। लेकिन यहाँ मार्के की बात यह है कि 2014 के बाद जब मोदी आए तो उन्होंने योजनाएं जो हितग्राही मूलक ला दी। हितग्राही मूलक योजना आने के बाद जो है आदिवासी वोट, हमने असेंबली का इलेक्शन देखा, छिंदवाड़ा जिले की जो आपका जुन्नारदेव कह लो, पांडुरना कह ले या अमरवाड़ा कह ले, यहाँ पे रिजल्ट अनइवन थे। जुन्नारदेव का बहुत क्लोज गया रिजल्ट, आपका अमरवाड़ा का वन वे था, पांडुरना का वन वे था। तो इसका मायना ये है कि कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक भी डाइवर्ट योजनाओं से होता है। अब ये कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ, ये नफा नुकसान तो 4 तारीख को तय होगा। बड़ा स्पष्ट है कि इलेक्शन बड़ा कांटे का है ओवरऑल, ये मैं बताना चाहूंगा। अब यही वो है कि इस चीज को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस तरफ क्या होगा। लेकिन हाँ, अपन ऐसा एक मतलब मोटे तौर पे बांट सकते हैं कि शहरी मतदाता, शहरी युवाओं की सोच अलग है। जैसे शहरी मतदाता है उसमें शहरी युवा भी है, और जो ग्रामीण मतदाता है उसमें ग्रामीण युवा भी है। तो शायद शहरी और ग्रामीण के हिसाब से अलग अलग सोच से वोट गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। फाग भाई, अभी देखिए पिछले चुनाव में लाडली बहना के बहुत चर्चे हुए और शायद उनसे मध्य प्रदेश में सरकार भी भाजपा ने बनाई है, ऐसा कहा जाता है। क्या ये भी इस समय भूमिका निभाई है? पवन भाई बिल्कुल, देखिए 2023 का जो विधानसभा चुनाव था वो कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना गेम चेंजर योजना के रूप में बिल्कुल काम करी, और वही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा बढ़त मिली है। महिलाओं का वोट जो है वो एक तरफा गया। अब लेकिन देखिए 2024 के इस लोकसभा चुनाव में ऐसा लगता था कि लाडली बहना योजना बहुत काम करेगी, प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत काम करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब इसके डीप में जाते हैं आप तो 2023 का विधानसभा चुनाव का सिनेरियो और 2024 का लोकसभा चुनाव का सिनेरियो एकदम डिफरेंट हो गया। क्योंकि आप फोकस कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को, और लाडली बहना योजना जो है वो प्रदेश की योजना है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, कि लाडली बहना योजना ने बहुत इम्पैक्ट नहीं डाला है। लेकिन कहीं ना छिंदवाड़ा की अगर मैं बात करूं विशेष रूप से, तो जैसा कि हमारे अजय द्विवेदी जी ने भी कहा कि लोकल का जो जिस तरह से बनाने का प्रयास किया गया इस चुनाव को, और कांग्रेस ने लोकल बनाने में कहीं ना कहीं सफल होती हुई भी नजर आई। आप और हम फील्ड पे थे, कोई चीज छुपती नहीं है, दिखती है हर चीज। तो ऐसा लगता है कि लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट या बाकी योजनाओं का इम्पैक्ट उसको कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में
कांग्रेस या कमलनाथ रोक सकने में थोड़े बहुत कामयाब जरूर रहे हैं, क्योंकि बहुत फोर्स एनफोर्समेंट है आप देखिए। और एक तरफ से कमलनाथ और नकुलनाथ, ये दो ही कांग्रेस की तरफ से जो है अपना डिफेंस कर रहे थे। तो अब ये, लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो मैंने आपको पहले भी कहा, हो सकता है कि ये चौंकाए नतीजे, क्योंकि अगर हम सातों विधानसभा की बात करते हैं तो इस बात को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते कि जो बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम है पूरे चुनाव में हमने देखा, वो अभी भी इस चुनाव में भी नजर आया 2023 की भांति। और कांग्रेस में भी एक चीज दोहराई, मतलब सेम चीज हुई कि जो कांग्रेस के नेता पलायन कर गए, आप देखिए दीपक सक्सेना पलायन कर गए, अमित सक्सेना पलायन कर गए, विक्रम आके पलायन कर गए, लेकिन सेम डे जो है वो उन्होंने अपना बयान वगैरह जारी कर दिया। तो ऐसा नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या दीपक सक्सेना असर नहीं डालेंगे, अमित सक्सेना असर डालेंगे। तो ये जो वोट है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कांग्रेस का कम होता हुआ नजर आता है। पर 2019 की भांति अगर 2024 के चुनाव को देखें तो 2019 में कांग्रेस, कमलनाथ और नकुलनाथ सरकार थी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट है। 2019 का जो चुनाव था वो ओवर कॉन्फिडेंस में लड़ा गया था कि भाई प्रदेश में सरकार है, 100% जो है वो 2019 का चुनाव नकुलनाथ जीत जाएंगे। लेकिन 2019 की भांति आप 2024 की अगर उनकी कैंपेन पे नजर डालते हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत जो है करते हुए तीनों परिवार के सदस्य, चारों आप कह लीजिए, नजर आए। माँ भी नजर आई, प्रिया नाथ जो है नकुलनाथ जी की पत्नी, वो नजर आई, खासा इम्पैक्ट डाला। अजय द्विवेदी जी ने भी जो है बोला है, नकुलनाथ ने एक दिन में 3-3, 4-4 सभाएं ली। और सबसे बड़ी बात देखिए, कमलनाथ जी जो कर रहे थे उस पर बहुत सारी चीजें तो वो ओपन ही नहीं होने दे रहे थे। वो एक दिन में 4-4, 5-5 सभाएं लेके आते थे, मीडिया से इंटरेक्ट छिंदवाड़ा भी छोड़ के बाहर नहीं गए, वो लगातार छिंदवाड़ा छोड़ के बाहर नहीं गए, क्योंकि प्रेस्टीज का भी सवाल था। और यही प्रेस्टीज के सवाल के चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको प्रेस्टीज का सवाल बनाया। क्योंकि आप देखिए, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। 29 लोकसभा सीट जीतना है, 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भेंट करना है। ये बात लगातार वी डी शर्मा कहते रहे, ये बात लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते रहे, और इसकी शुरुआत की शिवराज सिंह चौहान जी ने छिंदवाड़ा आकर। और फिर कैलाश विजयवर्गीय जैसा इतने बड़े कद का नेता छिंदवाड़ा में रह रहा है, कैंपेन कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि कमलनाथ जी को चिंता नहीं हुई होगी क्या भाई, कैलाश विजयवर्गीय जैसा नेता यहाँ पर रह रहा है, एक रणनीतिकार नेता वो कहलाते हैं, और रणनीति उनकी कामयाब भी नजर आई। लेकिन 4 तारीख का इंतजार है पवन भाई, पलड़ा किसका भारी है किसका नहीं, ये बहुत खुलकर तो नहीं कहा जा सकता, स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, चौंकाएगा परिणाम। देश के गृह मंत्री भी छिंदवाड़ा आए हुए थे, कितना खासा असर वोटरों पर होगा अपने तरफ खींचने में? बिल्कुल, असर तो हर छोटी चीज का होता है चुनाव पे। उसमें गृह मंत्री आए थे, उसका भी असर रहेगा, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने जिस जगह रोड शो किया था वो पूरा व्यापारिक क्षेत्र था, वहाँ पे करीब 1 किलोमीटर का वो रोड शो था, तो उसका भी असर होगा नो डाउट। और इसके अलावा जो हितग्राही हैं, हितग्राही बहुत ज़्यादा संख्या में है बीजेपी से, जिनको मतलब जिसमें लाडली बहना है और अपना पीएम आवास है, ये सारी योजनाओं का है। लेकिन बस बात वही आती है कि जो जितना यहाँ पे है उसी के काउंटर में कांग्रेस के पास भी है, कि कांग्रेस का जो पार्टीगत छवि भी है। हाँ, पार्टीगत अगर बात होती चुनाव की तो शायद ये तो रिजल्ट अपन बता देते हैं कि अभी की क्या रिजल्ट होने वाला है। लेकिन अब चूंकि नाथ परिवार ने अपनी साख पूरी दांव पे लगाई है, और उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस से इतर उन्होंने अपने परिवार बना के, जैसा भी पहले भी कहा गया कि परिवार बनाया, अपने परिवार बताया छिंदवाड़ा को, वो चीज से उनने उस चीज को काउंटर किया। इसलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है, और इसलिए आज हम लोग भी जो है आज की तारीख में ये नहीं कह पा रहे कि कौन पार्टी जीत रही, कौन व्यक्ति जीत रहा है। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी लगातार योजनाओं के बारे में जनता के बीच में पहुंच रहे थे, और साथ में कमलनाथ जी को भी लेकर वो बोल रहे थे कि कोई विकास नहीं हुआ है, और नकुलनाथ ने 5 साल में क्या विकास किया। पर वहीं से अपन पलटवार ये देखते हैं कि भूमाफिया जैसे शब्द बीच में आए। क्या ऐसे बयानों से कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, चुनाव में तो हर छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर छोटी बात, छोटे बयान, कौन सी बात कब क्लिक हो जाए। एक छोटा सा बयान हुआ था 2014 में, उससे पूरी सरकार कांग्रेस की गिर गई थी। तो बयान तो बहुत छोटे छोटे भी असर करते हैं, लेकिन वो जनता पे कौन सा बयान पिंच करता है वो नतीजों में समझ में आता है कि ये असर रहा। अभी अब अगर उसको प्रेडिक्ट करेंगे कोई बयान को तो वो लगेगा कि नहीं ये भी है वो भी है, लेकिन वो एक्चुअली जब वो समझ में आएगा, जब हम लोग परिणाम की समीक्षा करेंगे तो हम शायद समझ पाएं कि किस बयान का कितना असर हुआ। जैसे कि आदिवासी वाला जो आप बयान की बात कर रहे हैं, आदिवासियों का मुद्दा यहाँ पे रहा कि आदिवासी के अपमान और सम्मान की लड़ाई रही। कमलेश शाह जब पार्टी छोड़ के आए तो
बीजेपी ने मुद्दे आरोप बने लगाया हैं ये। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कमलेश सर जो है वो आदिवासियों का अपमान किया गया कांग्रेस में। उसके बाद पांडुना में और जुन्नारदे में जो हुआ वो आपको भी पता है। तो वो सारी चीजें काउंटर, यानी हर चीज का काउंटर मौजूद रहा, यानी सम्मान है तो अपमान है, और ये सारी चीजें बराबर से चली है। इसलिए ही आज हम लोग शायद ये चर्चा कर रहे हैं कि छिंदवाड़ा का परिणाम हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। इसकी शायद ये भी एक वजह है कि हर चीज का एक काउंटर बाकायदा होता रहा है। यहाँ जो हुआ उसी कदम, 2 कदम अगर यहाँ चले तो 2 कदम वहां चले गए। पर आखिरी दौर तक हमें ये नजर आया कि बीजेपी में गुटबाजी भी नजर आई। क्या ऐसा लगा बीच में? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, असेंबली का चुनाव जो हुआ वहां गुटबाजी खुलकर दिखी। और जैसे ही लोकसभा की बारी आई तो सेंट्रल लीडरशिप ने यहाँ का सब कुछ बना दिया कैलाश विजयवर्गीय को। कैलाश विजयवर्गीय यहाँ के यानी कैंप करने वाले नेता हो गए, तो गुटबाजी को ने रोकने में बहुत हद तक सफलता हासिल करी। और अच्छी बात यह है कि इस इलेक्शन में मैं जो देख पाया, 2004 में प्रहलाद पटेल जब चुनाव लड़े थे कमलनाथ जी के खिलाफ, तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बड़े कांटे की थी। 2024 भी मैं वैसे ही देख पा रहा हूँ। इस बार भी लड़ाई बड़ी रोचक है और कांटे की, दोनों तरफ से हमले बराबर हुए हैं, किसी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए इलेक्शन जो है वो परिणाम 4 तारीख को आएगा, उसी दिन तय होगा कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन। हम कह सकते हैं कि सीट फंसी हुई है, इस पे कोई राय नहीं है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। डेफिनेटली सीट फंसी हुई है, कौन जीत रहा कौन हार रहा आज की डेट में नहीं बोला जा सकता, लेकिन दोनों दल की तरफ से जोर आजमाइश बहुत जोरदार हुई है, इसको कहने में कोई परहेज नहीं है। यानी कमलनाथ इंडिविजुअल लीडर, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व, ये डेफिनेशन इस इलेक्शन की निकल के आई। ये थे छिंदवाड़ा के युवा पत्रकार जो एमपी तक पर बात कर रहे थे। मैं हूं पवन शर्मा और आप देखते रहिए एमपी तक।